अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान जहांगीर सैयद आपके मुअज़्ज़ज़ मेहमान के साथ हाज़िर खिदमत है। आफ़ाक सलीम साथ हमारे डॉक्टर साहब हैं और आपका जो इस ख़ास शोबा है, इख्तिसास आपको जिसमें हासिल है, वो प्लास्टिक और सर्जरी। कॉस्मेटिक सर्जरी है। तो इस हवाले से आज हम आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि जो इसमें दरपेश मसाइल हैं, जो प्लास्टिक सर्जरी है और कॉस्मेटिक सर्जरी है, पहला सवाल तो हम यही कर लेते हैं कि होती क्या है और इसमें फ़र्क क्या होता है? अच्छा देखिए, प्लास्टिक सर्जरी के दो कंपोनेंट होते हैं, एक प्लास्टिक और एक कॉस्मेटिक सर्जरी। प्लास्टिक सर्जरी में बेसिकली रिकंस्ट्रक्शन भी होती है। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि जैसे हेड मतलब एंड नेक, तामीर नौ जो टूट-फूट हो जाए तामीर उसको। नौ, टूट फूट, एक्सीडेंट में कोई अगर लॉस हो जाता है, बर्न्स की इस सर्जरी जो होती है वो भी इसमें आती है। इसी जिसमें तरह जल जाता ट्यूमर है। के जलने जी, के बाद की सर्जरीज होती है, तो ये रिकंस्ट्रक्टिव एलिमेंट हो जी, गया। जी। अच्छा, कॉस्मेटिक सर्जरी के अंदर जिस्म को या शक्ल को बेहतर बनाने के लिए, जिसमें लाइपोसक्शन कर सकते हैं, टमी टक, फेस लिफ्ट, आई बैग सर्जरी, राइनोप्लास्टी, ये तमाम चीज़ें कॉस्मेटिक सर्जरी में आती हैं। अच्छा, मैं ये चाहूँगा कि साथ-साथ आप ये हवाला भी दें, आपने एमबीबीएस भी किया है और आगे भी तालीम हासिल की है। तो उसके साथ-साथ आप ये तारुफ़ कराते रहें कि मैंने इस फ़ील्ड में ये किया है और आपने एमबीबीएस कब किया है और अपनी तालीम को आगे कैसे बढ़ाया है और अभी कितना तजुर्बा आपको हो गया है? अच्छा देखिए, 2007 में मैंने डाउ मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएशन की है, एमबीबीएस किया, और उसके बाद मैंने फिर जनरल सर्जरी 2 साल करने के बाद प्लास्टिक सर्जरी की ट्रेनिंग की। प्लास्टिक सर्जरी की ट्रेनिंग करने के बाद मैंने एज अ सीनियर रजिस्ट्रार लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में काम किया, और उसके बाद मैं बर्न सर्जरी के अंदर एज अ बर्न सर्जन 2 साल काम करता रहा। बर्न सर्जन, बर्न तो ये सर्जन, तो बड़ी हसास जी जी, बंस वहाँ बंस के हर तरह के, ज़ाहिर है सर्जरी वो है। गवर्नमेंट सेटअप है, वहाँ इस तरह के पेशेंट होते थे। अच्छा, उसके बाद मैं डाउ ओझा में एज असिस्टेंट प्रोफेसर 2 साल काम कर चुका हूँ, जी, जी। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 10 साल से लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में एज असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहा हूँ। यहाँ हमारे समाज के हिसाब से ये बताइए कि जो हमारे आपकी फील्ड में सबसे बड़े मसाइल क्या हैं, लोगों को क्या तकालीफ़ हैं और वो किस तरह आते हैं और जो उनके साथ क्या हम इतनी फैसिलिटी दे सकते हैं कि हम मुतमईन हो सकें? ज़ाहिर है कि ऐसा नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? अच्छा देखिए, कॉस्मेटिक सर्जरी भी सिर्फ एस्थेटिक के लिए नहीं होती, बल्कि बहुत सारी और वजूहात हैं। जैसे एक गायनेकोमेस्टिया सर्जरी जिसमें कॉस्मेटिक सर्जरी में आता है। अब उसमें वह क्या प्रॉब्लम ये है? होती है, गायनेकोमेस्टिया का मैं बताता हूँ, कि मेल चेस्ट की इनलार्जमेंट हो जाती है। अब वो अच्छा, इतना ठीक। इनलार्ज हो जाता है कि जो मील यंगस्टर चेस्ट। होते हैं, उनको विदाउट टी शर्ट एक प्रोमिनेंट चेस्ट की वजह से हर वक्त बुली होते हैं। अच्छा, उसको फिर हम सर्जरी करके ठीक करते हैं। जी, इसी जी। तरह और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं बच्चियों के अंदर, नाक का टेढ़ापन या नाक की डेविएशन, उसकी वजह से उनके रिश्तों में मसला होता है। तो ठीक वो है। बच्चियाँ आती हैं जिनकी राइनोप्लास्टी करके उस टेढ़ी नाक को सीधा किया जाता है, जिससे उनकी फेस की प्रोफाइल बेहतर हो जाती है। इसी तरह आई बैग्स, जैसे जैसे हम एज करते हैं, अपर लोअर आईलिड आई के बैग्स अंदर। को भी एक आम आदमी के लिए बताएँ कि आई बैग्स। अच्छा, आई बैग्स बेसिकली इसको सिंपली हम इस तरह कर सकते हैं कि जैसे जैसे हम एज करते हैं, अल्लाह ताला ने हमारी आइज़ के ऊपर और नीचे कुछ फैट पैड रखे होते हैं। अच्छा, अच्छा, उन फैट पैड के आगे एक सेप्टम या पर्दा चर्बी होता होती है, है। चर्बी होती है, उसके आगे एक ठीक, पर्दा होता है। ठीक हम है। जैसे जैसे एज करते हैं वो पर्दा वीक हो जाता है, और जो फैट होती है वो बल्ज करके बाहर निकलने लगती है। इसीलिए अच्छा, आपने देखा होगा अक्सर लोगों के अपर या लोअर आईलिड पे बहुत ज़्यादा आई बैग्स होते हैं। अच्छा, फिर अच्छा। उसमें कॉस्मेटिक सर्जरी करके वो एक छोटे से कट से वो सारे आई बैग्स रिमूव करते हैं। तो इसके ज़रिए, और ये आई बैग्स का मसला जब से कोविड आया है और जब से लोगों ने फेस मास्क पहनना शुरू किया है, तो उसकी वजह से आइज़ जो हैं लोगों की खुली रहती हैं और वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती हैं। तो उसके बाद से ये आई बैग्स की सर्जरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अच्छा, उसके बाद आज जैसे कि आपने बर्न सर्जरी कही है, वो तो बहुत ही ख़तरनाक भी है, उस पर अखराजात भी बहुत आते हैं और उसकी तादाद बढ़ती जा रही है। उस तो उसको कैसे फेस करते हैं? अच्छा देखिए, बर्न्स को बेसिकली हम प्रिवेंशन से रोक सकते हैं। अगर एक पेशेंट 60-70% बर्न्स के साथ आता है, तो उसमें कुछ भी आप कोई भी ट्रीटमेंट कर लें तो उसका सर्वाइवल बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, मॉर्टेलिटी उसमें बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो इसलिए अगर प्रिवेंशन पे हम काम करें, और तो प्रिवेंट करके बर्न्स को बचा सकते हैं। सिंपली मैं अगर आपसे पूछूं कि अगर खुदा न खास्ता घर में किसी को बर्न्स हो जाता है तो उसकी रेमेडी क्या है, आप क्या करेंगे उसमें? किचन में काम करते हुए गर्म पानी या दूध गिर जाता है, तो आप, तो हमारे पास तो जो है टोटके होते हैं कि भई ये लगा लो, वो लगा लो, ये लगा लो।
लहसुन घिस के लगा लो। अच्छा, अदरक एक बड़ा लगा लो। मिथ ये है कि लोग टूथपेस्ट लगा लेते हैं। जैसे ही बंस होता है, बंस के ऊपर टूथपेस्ट लगा लिया। अच्छा, टूथपेस्ट का बंस में कोई रोल नहीं है। इससे ये कि बाजू का जो सुपरफिशियल बर्न्स होता है वो और वो ज़्यादा डीप हो खराब जाता है, और आप क्लिनिकली उसको असेस नहीं कर पाते हैं कि सुपरफिशियल बर्न है, क्योंकि वो सारा एडेयर हो जाता है। अगर खुदा न खास्ता किचन में काम करते हुए बंस हो जाता है, तो सबसे पहला काम ये करें कि उस पर 5 से 10 मिनट पानी बहाएं। पानी बहाने से, ये सही है। जी ये सही मिथ नहीं है, ये मिथ नहीं है, reality ये रेमेडी है, ये हाँ, इलाज है। ठीक है। अच्छा, 5-10 मिनट पानी बहाने से जो बर्न्स की इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी। इसी तरह देखिए, बर्न्स को अगर सिर्फ हम प्रिवेंट करके, प्रिवेंशन से अगर रोक लें, क्योंकि बर्न से अगर फेस पे स्कार हो जाता है वो सारी ज़िंदगी रहता है। इसी अच्छा, तरह अगर निशान हाथ रहता के ऊपर एक कॉन्ट्रेक्चर बन जाता है तो आप उसकी कोई भी सर्जरी कर लें, वो बेहतर तो हो जाता है, लेकिन उसका निशान, उसकी डिफॉर्मिटी सारी ज़िंदगी रहती है। डिमाफोर्ट, ये जो होंठ कटे हुए होते हैं, जी जी, वो क्या कहते हैं? क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट। हाँ, तो उसको, उसका इलाज तो है, और जी जी पाकिस्तान में भी है, जी जी, और बिल्कुल। आप भी करते हैं। जी जी, बिल्कुल हम उसके करते लिए क्या एहतियातें करनी चाहिए, और आप उन मरीज़ों को अट्रैक्ट करें या पैगाम पहुंचाएं कि वो क्या करें, किस तरह, कौन से लानते हैं, कितनी उम्र में आना चाहिए, क्या है, क्या एहतियाती तदाबीर है, सब उसको एक फ्रेम अच्छा, करते हैं। देखिए, क्लेफ्ट लिप या पैलेट पैदाइशी तौर पे होठ या तालु कटे होने को कहते हैं। जी, ठीक ये है। आमतौर पे मल्टीविटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, मेन कॉज ये है। अगर माँ प्रेगनेंसी के अंदर फोलेट या मल्टीविटामिन्स की टैबलेट नहीं ले रही हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि क्लेफ्ट लिप या पैलेट की डिफॉर्मिटी डेवलप हो सकती है। अच्छा, अगर ये बच्चा पैदा होता है तो सारी फैमिली जो है वो एक डिस्ट्रेस में होती है। जाहिर है। अच्छा, इनिशियली अगर इसका जल्दी इलाज शुरू कर दिया जाए, और इनिशियली का इनिशियली मतलब? से मुराद ये है कि विद इन अ वीक इसकी ट्रीटमेंट हो जाती है। और इनिशियल जो इलाज होता है वो मैक्सोफेशियल सर्जन या ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट होती है। उसमें ये होता है कि कुछ टेपिंग करके, टेप लगा के जो गैप होता है उसको कम किया जाता है। अगर ये विद इन अ वीक ट्रीटमेंट शुरू हो जाए, विद इन अ वीक? विद इन अ वीक ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। अच्छा, उसमें सिंपल होता है कि आप सिर्फ टेप लगाएं और टेप लगा के उस गैप को कम करें। तो इसकी सर्जरी आमतौर पे 6 मंथ पे होती है। और अगर ये ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट हो जाए तो सर्जरी के ड्यूरेशन ऑफ इलाज जो है वो 6 महीने है। 6 महीने, सर्जरी का जो टाइम है वो 6 महीने है। ठीक है, सर्जरी सर्जरी से 6 महीने मुराद, तक कर सकते हैं। जी जी, 1 हफ्ते से लेकर 6 महीने के दरमियान अगर सर्जरी हो जाए तो इसके अच्छे रिजल्ट आते हैं। नहीं 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 नहीं, देखें, 1 हफ्ते के अंदर ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट होती है। ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट में ये होता है कि जो मैक्सोफेशियल सर्जन होते हैं वो उस गैप को कम करते हैं। अच्छा, वो गैप आहिस्ता 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 कम हो जाता है। विदाउट एनी सर्जरी? विदाउट एनी सर्जरी, अच्छा सिर्फ सिंपल टेप लगा के आप उसको कम अच्छा। करते हैं। अच्छा, जब वो गैप कम हो जाता है तो सर्जरी के रिजल्ट बहुत बेहतर होते हैं, उसका निशान बहुत कम होता है, उसका आउटकम बहुत बेहतर होता है। लेकिन हमारे यहाँ होता ही है कि 4-5 महीने तो लोग ज़ाया कर देते हैं, और जो वो गैप बढ़ चुका होता है उसके बाद सर्जरी करवाते हैं तो उसका इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता। अच्छा, ये है कि इसमें नाउमीदी का जो आप इशारा है वो ये है कि देर न करें। देर ना करें, फौरी तौर पे कंसल्ट करें किसी प्लास्टिक सर्जन से, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट कराएं। अच्छा, उसके बाद फिर इसका स्टेज ऑपरेशन होता है। कुछ ऑपरेशन 6 महीने की उम्र में होते हैं, कुछ 9 महीने की उम्र में होते हैं, कुछ 7 साल की उम्र में होते हैं, और कुछ ऑपरेशन जब बच्चे का फेस मेच्योर हो जाता है 16, 17, 18 साल की एज में जब भी होते हैं? तो ये हो बेसिकली सकते हैं या नहीं नहीं होते हैं, कुछ स्टेज है। तो एक उसके 6 क्या महीने रिजल्ट पे, क्या आते हैं डॉक्टर साहब? अच्छा, नोज का जो ऑपरेशन होता है ना वो आमतौर पे फेशियल मेचुरेशन के बाद होता है, जो कि तकरीबन 16 साल 17 साल की एज में उसके होता है। बाद होता है? उसके बाद होता है। जब फेस पूरा मेच्योर हो जाता है, डेवलप हो जाता है, तो फिर Develop नोज होता को उस वक्त बेहतर करते हैं। ये अच्छे तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आप फौरी तौर पे कंसल्ट करें, विद इन अ वीक ट्रीटमेंट शुरू करवाएं, और जो प्रॉपर टाइम सर्जरी का आता है उस पर सर्जरी करवाएं। ये एक सवाल ये है कि जो एक्टर्स होते हैं, ये इस तरह के लोग होते हैं जो शोबीज़ के लोग होते हैं, उनको कभी लगता है कि हमारी मार्केट गिर रही है या हमारे हुस्न में कमी आ रही है, तो इस तरह के लोग आते हैं, तो ये तो बड़ा मसला रहता है। और क्या ऐसा होता है कि इनकी भी ट्रीटमेंट दुरुस्ती हो जाए? कुछ लोगों की, मैं नाम नहीं लूँगा, कुछ ने सर में जो है बाल उगाने की कोशिश की, हेयर ट्रांसप्लांटेशन, तो वो बड़ा तकलीफ़ में आ गया, और क्या हो गया ये तो आप ही बताएंगे डॉक्टर साहब, अथॉरिटी यू आर। अच्छा, देखिए, अब कॉस्मेटिक सर्जरी में बहुत सारे ऑपरेशन हैं, उसमें हेयर ट्रांसप्लांट की जो आप बात कर रहे हैं,
एक तो ये कि आप कोई भी, अगर आप कपड़ा लेने भी जाते हैं तो 3 से 4 दुकानें देख के फिर आप कपड़ा लेते हैं। इसी तरह अगर आप कोई सर्जरी भी करवा रहे हैं तो आप ये देखें कि सर्जरी करने वाला एक प्रोफेशनल है, लाइसेंस है, एग्ज़ाम उसके क्लियर है, आप पूछ सकते हैं उसको। तो एक ट्रेन प्लास्टिक सर्जन बेहतर सर्जरी कर सकता है। अच्छा, उसको ना सिर्फ एक सर्जरी बल्कि उसके बाद की होने वाली अगर इनकेस कॉम्प्लिकेशन होती है तो वो डील करना आता है। अरे ये इस तरह के जो होते हैं, ये जो शुगर पेशेंट भी करवा सकते हैं, या वो उनको थोड़ा सा नहीं? अच्छा देखिए, सर्जरी के लिए ये ऐसा नहीं है कि शुगर पेशेंट कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। अगर उनकी शुगर कंट्रोल है, अच्छा, कंट्रोल है तो कोई भी सर्जरी वो करवा सकते हैं। कोई भी सर्जरी, कोई भी सर्जरी बिल्कुल करवा सकते हैं। फार्मूला है बिल्कुल ये। फार्मूला है। अगर कंट्रोल शुगर है, कंट्रोल ब्लड प्रेशर है, तो कोई भी सर्जरी जो है कॉस्मेटिक सर्जरी वो करवा सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक अहम मरहला आ गया है कि जो बॉडी कॉन्ट्रिंग कहलाती है, लाइपोसैक्शन कहलाती है, उसके अंडर में क्या क्या चीज़ें आती हैं जिसको आप एड्रेस कर रहे होते हैं, ऑपरेशन कर रहे होते हैं, और वो हमारे माशरे में उसका फैलाव क्या है? अच्छा देखिए, बेसिकली लाइपोसक्शन को मैं सिंपली बता देता हूँ कि क्या है। लाइपोसक्शन एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके ज़रिए जिस्म के किसी भी हिस्से से फैट को रिमूव कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, इस तरीके के किस अंदर तरह? एक छोटे से कट से, जो कि 1 सेंटीमीटर से भी कम होता है, एक ट्यूब इंसर्ट करते हैं। इस ट्यूब के साथ एक सक्शन मशीन लगी हुई होती है और वो सक्शन मशीन के ज़रिए बॉडी के किसी भी हिस्से से वो फैट कट को नहीं रिमूव, लगता? एक 1 सेंटीमीटर से भी छोटा कट होता है। अच्छा, वो उससे उसके सक कर ज़रिए लेते हैं। फैट। अच्छा, इसके ज़रिए एब्डोमेन की फ़ैट को कम किया जा सकता है, थाई की फ़ैट को कम किया जा सकता है, आर्म्स की थाई की फ़ैट को कम किया जा सकता है, चेस्ट की। इसी तरह जिन लोगों में डबल चिन की प्रॉब्लम अच्छा, होती है, एक बड़ी आम सी चीज़ है कि वो जो है मैदा किसी का बहुत ज़्यादा फैलावा होता है, ये क्या होता है, बहुत उसको भूख लग रही होती है, उसका लाइपोसैक्शन कर देते हैं आप। नहीं, ये मैदे का जो होता है ये बैरिएटिक सर्जरी में आता है। बैरिएटिक सर्जरी में मैदे का साइज़ कम कर देते हैं तो खाने की खुराक की क्वांटिटी कम हो जाती है, तो ग्रेजुअली वज़न कम होना शुरू हो जाता है। ये बेसिकली बैरिएटिक सर्जन करते हैं, ये प्लास्टिक सर्जरी का काम नहीं है। नाज़रीन, हमारे साथ रहे एक छोटा सा वक्फा। खुश आमदीद नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा हम आपका खैर मकदम करते हैं। टमी टक क्या होता है, लिपोसक्शन क्या होता है, इन चीज़ों को ये थोड़ा सा गंभीर टाइप के जुमले हैं, लैटिन है क्या है, लोगों को, आम आदमी को नहीं समझ में आते हैं, तो आप थोड़ा सा इसकी वजाहत कर दें। अच्छा देखिए, लाइपोसक्शन तो एक सिंपल प्रोसीजर है जिसमें बॉडी के किसी भी हिस्से से फैट रिमूव करते हैं। ठीक है। टमी टक एक प्रोसीजर है, जैसे ख़वातीन के अंदर मैसिव वेट लॉस करने के बाद या मल्टीपल सिजेरियन सेक्शन के बाद जब पेट की खाल लटक जाती है और उस पर स्ट्रेच मार्क होते हैं, तो ये आमतौर पे डाइट करने से और एक्सरसाइज करने से भी ठीक नहीं होती। ये अच्छा। पेट की खाल लटकी रहती है, तो इसे टमी टक से ठीक किया जा सकता है। इस प्रोसीजर में पेट के लोअर साइड पे एक कट लगाते हैं और जितनी हैंगिंग स्किन और फैट होती है इसको रिमूव करके स्टिच कर देते हैं। तो इस प्रोसीजर को टमी टक कहते हैं। अच्छा, ये जो इससे चर्बी निकाली जाती है इसमें? अच्छा, इसमें स्किन, लेग से स्किन, लटकी हुई खाल और चर्बी दोनों निकलती है। लाइपोसक्शन में आप सिर्फ चर्बी निकालते हैं। लाइपोसक्शन अच्छा, आमतौर पे उन लोगों में की जाती है जिनकी पेट की खाल टाइट होती है, सिर्फ फैट की डिपोजिशन होती है, तो उन लोगों में लाइपोसक्शन का प्रोसीजर इफेक्टिव है। अब आपने मर्द को तो बताया था कि उनकी जो है ये मेल फैल चेस्ट जाती है, लार्ज हो जाता है। लार्ज हो जाता है। ऐसे ख़वातीन का कम भी होता है और ज़्यादा भी हो जाता है, जी 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 और वो जी। थोड़ी सी ऑकवर्ड उनको लगता है, लगता है। एहसास कमतरी होता है उनको, तो इसको किस तरह आप? अच्छा देखिए, अगर बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट का साइज़ अगर इंक्रीज़ हो जाता है तो वो ऑकवर्ड सा हो जाता है। जी जी। उसको ब्रेस्ट सर्जरी या ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी के ज़रिए एड्रेस किया जाता है और उसके ज़रिए ब्रेस्ट का साइज़ कम किया जाता है। इसी तरह अगर बहुत थिन ख़वातीन होती हैं जिनमें ब्रेस्ट का साइज़ काफ़ी कम होता है, तो उसमें आमतौर पे या तो फैट इंजेक्ट किया जाता है या फिर इम्प्लांट के फैट ज़रिए। इंजेक्ट भी कर सकते हैं? देखिए, फ़ैट बॉडी से लेके जिस्म के किसी भी हिस्से में डाली जा सकती वो है। उसी इंसान का होना चाहिए? उसी इंसान का होना चाहिए, मतलब दूसरे का नहीं? नहीं, दूसरे का नहीं, बल्कि बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है। अच्छा। जैसे जैसे हम एज करते हैं ये फैट फेस में भी डाली जाती है एज अ फिलर। तो जैसे जैसे हम एज करते हैं तो हमारे फेस के अंदर जो फैट है वो लूज हो जाती है या वेस्टेड हो जाती है, तो फेस के अंदर भी फैट को लेके प्रोसेस करके इंजेक्ट किया जाता है जो कि एज अ फिलर काम करता है। और ये आपकी अपनी बॉडी की नेचुरल, अगर आप फिलर्स का एक इंजेक्शन लगाते हैं तो उसकी कॉस्ट तकरीबन 25 to 30,000 तक होती है। लेकिन स्किन पॉलिशिंग क्या होती है जनाब, हमें भी बता दीजिए। अच्छा, स्किन पॉलिशिंग बेसिकली स्किन को थोड़ा सा पाउडर को लगा के रोज़ाना ही कर रहे होते हैं,
पॉलिश वो नहीं होती? नहीं वो नहीं होता। कुछ केमिकल पील्स होती हैं जो कि ऊपर की स्किन को रिमूव कर देती हैं। ये बोटेक्स क्या होता है? बोटेक्स बहुत नाम अच्छा, नाम सुना हमने। बोटेक्स बेसिकली एक मसल रिलैक्सेंट है। मसल रिलैक्सेंट जैसे जैसे हम एज करते हैं तो हमारी आईब्रोज पे, हमारी फोरहेड पे या हमारी आँख के साइड वाला एरिया जिसे क्रोफीट कहते हैं, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। अच्छा, बोटॉक्स से इंजेक्शन लगाने से मसल रिलैक्स होते हैं। अच्छा। बोटॉक्स इंजेक्शन लगाने से मसल रिलैक्स होते हैं तो वो झुर्रियाँ ख़त्म हो जाती हैं। अच्छा, माइग्रेन है, वो सर का दर्द है, वो सर के दर्द को आप जो है इसको ऑपरेट भी कर सकते हैं? अच्छा देखें, क्या करते हैं ये? बोटॉक्स के डिफरेंट यूजेस हैं। बोटॉक्स माइग्रेन में भी यूज़ होता है, बोटॉक्स झुर्रियाँ ख़त्म करने के लिए भी यूज़ होता है, बोटॉक्स और बहुत सारी इंडिकेशन है जिनमें यूज़ किया जाता है। बीइंग प्लास्टिक सर्जन हम उसको चेहरे की रिंकल्स या झुर्रियाँ ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जख्म आ जाते हैं, कट लग जाते हैं और वो जो है वो बाकी भी रहते हैं, फिर इंसान को एहसास होता है कि ये लोग पता नहीं क्या समझ रहे हैं कि मैं गुंडा हूँ, क्या नहीं हूँ। तो इसको शक्ल को ठीक करने के लिए आपके पास क्या तदाबीर है कि वो उनका चेहरा जो है वो एक अच्छा चेहरा बन के वो माशरे में वो मूव कर सकें? अच्छा देखिए, अगर खुदा न खास्ता चेहरे पे कट लग जाता है तो उसकी डिफ़ॉर्मिटी सारी ज़िंदगी रहती है। सबसे पहला काम तो हम ये करते हैं कि उस स्कार को मैच्योर करते हैं। 6 महीने 8 महीने तक उस पर कुछ ऐसी ऑइंटमेंट है जिससे वो फेड हो जाता है या कम हो जाता है। अच्छा, उसके बाद उस स्कार को रिवाइज़ किया जाता है और बहुत बारीक स्टिच लगा के उसको इस तरह बंद करते हैं कि उसका निशान कम से कम हो। इस तरह चेहरे को बेहतर किया जाता है। लेकिन एक बात ये है कि ये तो आपने बोला 6 महीने, अगर 6 महीने से पुराना हो जाए, मैच्योर्ड हो जाए, पक्का हो जाए, तो फिर क्या होता है? अच्छा देखिए, कुछ निशान ऐसे हैं जिनको हम एड्रेस करके कम कर सकते हैं, लेकिन कुछ निशान ऐसे होते हैं कि जिनको ठीक नहीं किया जा सकता। ऐसा भी है? ऐसा भी होता है, बिल्कुल। तो उसके लिए मतलब ये देखना पड़ेगा, ये एग्जामिन करके देख के कि हम उसमें कोई बेहतरी ला सकते हैं या बेहतरी करने में और ख़राबी जो है। अच्छा डॉक्टर वही होता है जो कि मज़ीद सही करने के लिए मज़ीद ख़राबी पैदा ना कर दे। ये इन्फेक्शन तो हो गया, जी अब जी। वो जो आप कॉस्मेटिक या जो प्लास्टिक सर्जन क्या करेगा, उसमें भी आपका अमल दखल है कि आप उसको भी ठीक कर सकते हैं ऑपरेशन के ज़रिए? अच्छा देखिए, इन्फेक्शन बीइंग प्लास्टिक सर्जन जो हमारी रिकन्स्ट्रक्शन है वो वुंड मैनेजमेंट भी इसमें आता है। तो अगर किसी ना किसी ज़ख़म के ऊपर इस तरह अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी ट्रीटमेंट है, उसकी डिब्राइडमेंट होती है, उसको साफ़ किया जाता है, उसको कवर किया जाता है। उसको ग्राफ्टिंग भी करते हैं, स्किन ग्राफ्टिंग भी अच्छा, ग्राफ्टिंग एक सिंपल सा प्रोसीजर है। किसी भी ज़ख़म को कवर करने के लिए उसको सी देते हैं? नहीं सी नहीं देते हैं, बल्कि थाई से पतली सी स्किन लेते हैं। एक ख़ास ब्लेड होता है जिससे सिर्फ ऊपर की लेयर स्किन की ली जाती है और वो ज़ख़म पे लगा देते हैं, और जहाँ से स्किन ली जाती है उस पर एक ख़ास पट्टी लगाते हैं। वो ज़ख़म आमतौर पे 10-12 दिन में ठीक हो जाता है। ये जिल की पेवंदकारी पर भी? ये जिल की पेवंदकारी या प्लास्टिक सर्जरी या स्किन ग्राफ्टिंग कह सकते हैं हम इसको। तो ये फ्लैप सर्जरी क्या होती है? फ्लैप सर्जरी में बेसिकली तालीमी हासिल करने हमसे हमारे व्यूअर्स भी और हम भी। देखिए, जो हेड एंड नेक की रिकन्स्ट्रक्शन, जैसे मुंह का कैंसर हो जाता है या कोई ट्रॉमा ऐसा हो जाता है जिसमें गोश्त चेहरे से गायब हो जाता है, या ट्यूमर सर्जरी के अंदर एक ट्यूमर निकालते हैं तो उसकी वजह से चेहरे पे एक बड़ा सा गड्ढा हो जाता है, उस गड्ढे को फिल करने के लिए फ्लैप लगाया जाता है। अरे एक बात ये आजकल बड़ी शोहरत चल रही है, कवानीन भी बन रहे हैं उसके, कि आप सेक्चुअली जो है वो लड़की को लड़का और लड़के को लड़की बनाने का जो अमल है उसमें भी आपका दखल है? अच्छा, उसमें दखल हमारा है, लेकिन अभी ये पाकिस्तान में तो जो है लीगली अप्रूव नहीं हुआ है। बाकी दुनिया में तो हो गया है। उसमें ये है कि मेल जेंडर को फीमेल जेंडर में और फीमेल जेंडर को मेल जेंडर में कन्वर्ट किया जा सकता है। सर्जरी और प्रोसीजर पाकिस्तान में तो खैर इतनी नहीं हो रही है, आउट ऑफ द कंट्री समझ लेंगे ये ज़्यादा है। यूरोप में, अमेरिका में ये सर्जरीज हो रही हैं, लेकिन हमारे यहाँ इसका इतना ट्रेंड नहीं है। आपने रिकॉन्स्ट्रक्टिव बताया, जी जी। तो ये रिकॉन्स्ट्रक्टिव किस किस के मैदान में कौन कौन सी बीमारियां या मसाइल आते हैं जिसका इसका इस्तेमाल करते हैं आप? तो नई चीज़ तामीर नौ करते हैं आप? अच्छा देखें, बेसिकली बीइंग प्लास्टिक सर्जन हमारा काम जो होता है बहुत सारी फील्ड के साथ होता है। जैसे ENT के जो डॉक्टर होते हैं वो ट्यूमर एक्सरसाइज करते हैं, बीइंग प्लास्टिक सर्जन हम उसको फिल करते हैं या उसको चेहरे को बेहतर करते हैं। इसी तरह जो बर्न्स के पेशेंट होते हैं, अगर उनमें कोई डिफॉर्मिटी हो जाती है तो रिकन्स्ट्रक्शन करके उनके चेहरे को उनके हाथ पाँव को बेहतर किया जाता है। नाक है, पलक है, होंठ है, जी जी, इन सबको जो है वो आप इन देखते सबको हैं। बेहतर किया जाता है।
उसकी जो साफ बाल कर देते हैं आप। अच्छा साफ- ये जो एक्सक्यूज़ मी जी, जी, मैं जी। आपकी बात कर रहा हूँ, तो मैं उसकी वजाहत भी चाहूँगा जो बात आप जा कहना चाह रहे हैं कि ये जो साख्त है वो कितने % बहाल हो जाती है, कभी ऐसा भी है? अच्छा देखिए, परसेंटेज तो एग्जैक्ट कोई भी नहीं बता सकता कि कितनी परसेंटेज होती है, लेकिन जैसे जैसे हम एज करते हैं हमारे चेहरे की खाल लटक जाती है, हमारे चेहरे पे कुछ हिस्सों में फ़ैट की कमी हो जाती है, तो प्लास्टिक सर्जरी करके इस जो चेहरा है उसकी साख्त को बहाल किया जाता है। जैसे फ़ैट लेके आप जिस्म के किसी भी हिस्से से फ़ैट लेके फ़ैट इंजेक्ट करते हैं तो फ़ैट का जो वॉल्यूम होता है वो बेहतर हो जाता है। इसी तरह अगर आई बैग्स हैं या फोरहेड पे क्रीजेज़ हैं उनको भी प्लास्टिक सर्जरी करके ठीक किया जाता है। अगर ऐसा भी हो सकता है, अब ये आउट ऑफ बुक हम बात कर रहे हैं, जी, जी। ऐसा भी हो सकता है कि एक है एक अदाकारा है, उसके हुस्न का एक लेवल है, वो चाहेंगे कि मुझे इस तरह का बना दिया जाए या इसकी कॉपी बना दी जाए, कुछ सोचे कि भाई इसके ये मलका आलिया है ना, तो मैं भी जो है कोई हूर पर ही लगूँ। अच्छा देखिए, बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं कि मेरा फेस जो है ये फला एक्ट्रेस की तरह आप बना ये दें। ऐसा है। ऐसा अच्छा, बिल्कुल होता है। हम पहुंच गए पहुंच गए बिल्कुल। देखिए ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं है। जो डिफॉर्मिटी, हर चेहरे की साख्त, हर अलग चेहरे है। की बनावट, हर चेहरे की एनाटमी डिफरेंट होती है। तो आप किसी दूसरे चेहरे की तरह आप नहीं रिकंस्ट्रक्ट कर सकते, उसको ये बेहतर कर कानून सकते हैं हम। कुदरत के खिलाफ है, खिलाफ है ये कि आप किसी एक आदमी को जो बना दिया जो सो बना दिया। आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, उसमें बेहतरी लेके आ सकते हैं, लेकिन अगर आप कहें कि मेरी शक्ल उस फला आदमी या फला एक्ट्रेस की तरह हो जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। अरे ये जो लुकनत है इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं होता क्या? आपकी लुकनत ज़ुबान नहीं। का है, ये पर्दा जो है वो यहाँ मिला हुआ है, तो इसके ये आता है प्लास्टिक अच्छा सर्जरी। देखिए, दो हैं। एक तो लुकनत ज़बान की रिस्ट्रिक्शन की वजह हाँ से ये होती जी है। जी, वो उसमें उसकी होता बात ये नहीं है कर कि रहा, हमारी ज़बान के नीचे अल्लाह ताला ने एक एक झिल्ली सी पर्दा रखी जी होती जी है। जी। कुछ बच्चों में झिल्ली वो कुछ ज़्यादा बड़ी होती है जो कि ज़बान की हरकत को रोक लेती है। तो वो तो आप उसका वो आपसे बेसिकली मदद प्लास्टिक ली। सर्जरी में ही आता है। पीठ सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, ये दोनों लोग काम करते हैं। अच्छा उसमें होता ये है कि वो झिल्ली जो होती है उसको छोटा सा कट लगा के रिलीज़ कर देते हैं, जिससे फिर टंग की मूवमेंट आसान हो जाती है और बच्चे के बोलने में फिर सहूलत हो जाती है। अरे कौन कौन से मिथ्स हैं ये सारी जितनी हमने बातें की हैं, जो बिल्कुल हमें क्लैरिफाई होना चाहिए और उससे बचना चाहिए और उसकी हकीकत को जान के चलना चाहिए। देखें, एक प्लास्टिक सर्जरी में सबसे बड़ा मिथ है कि क्लेफ लिप या पैलेट जो तालु या होंठ कटा हुआ, इसका सूरज या चांद गिरहन से कोई ताल्लुक़ है। गुड। इसका कतई कोई ताल्लुक़ नहीं नहीं है। है बिल्कुल। ये मल्टीविटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से है, या कुछ दवाएं जो कि कॉन्ट्राइंडिकेटेड हैं प्रेगनेंसी में, ख़ासकर मिर्गी की दवाएं, ये लेने से होता है। लेकिन हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये है। सेकंड ये कि बंस के अंदर एक बहुत मिथ है कि आप किसी से भी पूछें तो बंस में जलने के बाद फ़ौरन टूथपेस्ट लगा दिया जी जाता है। बिल्कुल ठीक है, बताया आपने। तो उसमें उसमें इसकी रेमेडी जो है कि आप पानी 5 से 10 मिनट तक मुसलसल बहाएं। इससे इंटेंसिटी कम हो जाएगी, उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी बंस की, और उस पर फिर परमानेंट स्कार नहीं बनेगा। अरे ऐसा भी होता है कि हमारे सर के बाल चले गए, हमारे बाल कम हो गए, तो हमें फ़िक्र हो गई। अब हमने मिथ्स देखा कि ये एक फार्मूला आ गया, उसका स्टैंडर्ड फार्मूला क्या है जिसको मेंटेन करें और हम इन चीज़ों से बचें जो हम हेयर लॉस कर रहे हैं, हेयर मुख्तलिफ, तो इससे कैसे बचा जा सकता है? अच्छा देखिए, हेयर लॉस अगर एक दफ़ा हो गया है तो इसको रीग्रो करने के लिए अब तक कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है कि जो बाल दोबारा उगा सके। अच्छा। इसका सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट हेयर ट्रांसप्लांट है। हेयर ट्रांसप्लांट में सर के पिछले हिस्से के बालों को लेके आगे लगाया जाता है। आपने देखा होगा कि जब हमारे बाल गिरते हैं तो आमतौर पे पीछे के बाल रह जाते हैं, अगले बाल हाँ सारे ये गिर बात जाते है। हैं। तो वो होता ये है कि जो हमारा मर्दाना हार्मोन होता है वो अगले बालों पे तो रिएक्ट करता है, वो पीछे के बालों में उसके रिसेप्टर्स नहीं होते कि जिस पे एक्ट करके वो बाल गिर सकें, इसलिए पीछे के बाल रह जाते हैं। तो यही बाल जो होते हैं, इनमें से अगर फ़र्ज़ करें 4 बाल हैं तो 4 में से 1-2 बाल लेके, क्योंकि अगर सारे बाल लगा देंगे तो आदमी पीछे से गंजा हो हाँ, जाएगा। तो ये सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है। इसके अलावा जितने टॉनिक, जितनी मेडिसिन्स हैं जो कि क्लेम करती हैं कि बाल उससे रीग्रो हो जाते हैं, ये सब फेक है। अच्छा ये अब एक साइड बताई, दूसरी साइड ये है कि बाल चीज़ों से, जिन चीज़ों से गिरते हैं वो क्या क्या है? एक सबसे बड़ा फैक्टर स्ट्रेस, दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर आपके फैमिली हिस्ट्री में क्या है। अगर आपके पेरेंट्स में दोनों साइड से बाल गिरे हैं तो और शुगर से भी इसका ताल्लुक है कुछ? शुगर से ऐसा डायरेक्ट कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मेन जो कॉज है वो आपके अगर फैमिली के अंदर पैटर्न है,
बाल्डनेस का, एलोपेशिया का, तो फिर वो इवेंचुअली आपके बाल भी गिरेंगे। एलोपेशिया से क्या मुराद है आप? एलोपेशिया, बाल गिरने को एलोपेशिया कहते हैं, अच्छा, एंड्रोजेनिक अब ये एलोपेशिया। एक अब एज़ कम्पेयर टू द अदर हम बात करते हैं कि हम जो है ये जो साउथ एशियन कंट्रीज़ के लिए हम प्रोग्राम करते हैं, तो हमारे यहाँ कोई स्पेशली जो सूरत हाल है इस पूरे हवालों से जो बिल्कुल अलग थलग है, जिसका हमें सामना करना पड़ता है, उसको हम कैसे फेस करें, वो क्या है? चंद भी अगर मालूम हो जाए तो। देखें, एक तो ये कि हमारे यहाँ एक तो लोगों में कॉन्सेप्ट नहीं है बर्न्स की प्रिवेंशन का, उसकी वजह से बर्न्स को सिर्फ आप एहतियात से बचा सकते हैं। एक तो हमारी बर्न्स की नॉलेज नहीं है, लोग सिंपल बर्न्स होता है उसको और ख़राब, एक सिंपल भी बर्न्स होता है उसको इस तरह इलाज करते हैं जिससे वो डीप हो जाता है। डॉक्टर साहब, आज बड़ी तफसील से बात की है और बड़े आसान ज़बान में आपने हमें बताने की कोशिश की है। यही हमारा मकसद होता है कि हम अपने मासेस को, सामीन को ये बता सकें कि हमारी मिथ्स क्या है, हम किस धोखे में मुब्तला हैं और उससे हमें क्या नुकसानात होते हैं और हम क्या तदाबीर इख्तियार करें कि हम अपनी सेहत को, अपने जिस्मानी साख्त को बेहतर मेयार पे जो है कायम रख सकें। ये एक मौके से हमने फ़ायदा उठाया। नाज़रीन, हमारा मकसद भी यही है कि जो हम डॉक्टर्स को बुलाएं, स्पेशलिस्ट को बुलाएं, कंसल्टेंट, यहाँ हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर भी रहे हैं और कई जगह, कई हॉस्पिटल्स में, बड़े मुस्तरद हॉस्पिटल्स में आजकल काम करते हैं हमारे साथ। हमने वो तमाम सवालात किए जो आपसे ताल्लुक़ रखते हैं, आपके जहन में जो है होते हैं, उसका जवाब हमने हासिल किया। अपने मेज़बान जहांगीर सैयद को, अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमान आफ़ाक़ सलीम साहब के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।